औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 64 है कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स का, और हमने रंगे कता मेथड की जो डेरिवेशन है वो कल स्टार्ट की थी। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक इसको किया था। इससे आगे अब हमने इसको प्रोसीड जो है वो करना है। ठीक है, ये लास्ट इक्वेशन मैंने कल लिख दी थी कि जब आप K1 और K2 को डिफ़ाइन करते हैं तो इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है। अब हमारे पास टू वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा हैं हमारे पास के जो वर्थ मेंशनिंग है, क्योंकि हम यहाँ पर सेट करेंगे अल्फ़ा को 1/2, जिसके ज़रिए हम मॉडिफाइड जो है वो रंगे कता मेथड हासिल करेंगे। तो लेट बाय सेटिंग अल्फ़ा 1/2, अगर आप अल्फ़ा को 1/2 दें तो गिव्स मॉडिफाइड, तो इसकी वजह मदद से हमें मॉडिफाइड ऑयलर मेथड मिलता है। ठीक है जी, अगर अल्फ़ा को 1/2 जो है वो हम पुट कर दें। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो है अल्फ़ा को 1 पुट करें एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, अगर इसको अल्फ़ा को 1 पुट करें तो ये गिव्स द इम्प्रूव्ड, तो इसकी मदद से हमें इम्प्रूव्ड ऑयलर मेथड जो है वो मिलता है अगर ये वैल्यू हम पुट कर दें। तो अब हम अगर इक्वेशन नंबर जो हमारे पास थी, अगर इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको हम जो है वो एक्सपेंड करें और सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, एक्सपेंडिंग equation 3 and put it in equation 4, और इक्वेशन 4 के अंदर जो है वो हम उसको पुट कर दें तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा gives the relation as, यह आएगा हमारे पास y r प्लस 1 इज इक्वल टू y r प्लस W1 प्लस W2 HFR और प्लस W2 H स्क्वायर अल्फ़ा डेल्टा F R करली X प्लस बीटा F R डेल्टा F R ओवर डेल्टा Y। तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। इसको आप कहेंगे ये इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है जी, वाई आर प्लस 1 का रिलेशन जब आप इसके अंदर एक्सपैंड करेंगे इक्वेशन 6.17 को और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब आप कंपेयर करें जो कोएफिशिएंट्स हैं ऑफ पावर्स ऑफ इक्वेशन 5 और इक्वेशन 2, इनको आपस में इक्वेट करें, इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें। कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ पावर्स ऑफ इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 2। तो इससे हमें जब आप करेंगे तो वी गेट, हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी W1 प्लस W2 1 के बराबर आएगा
W1 अल्फ़ा जो है ये आपके पास 1/2 के बराबर आएगा और W2 बीटा जो है ये आपके पास 1/2 के बराबर आएगा। जब आप इन इक्वेशंस को, इनकी पावर्स को आपस में क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो ये वैल्यूज़ जो है ये हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, अब इनको आप ये जो पूरी इक्वेशन है ये वाली, इसको आप कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 6 है। ये सारी इक्वेशन जो है ये इक्वेशन नंबर 6 जो है आ गई हमारे पास। ठीक है जी, तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। देयर आर 3 इक्वेशन विथ 4 अननोन्स। 3 इक्वेशंस हैं जिनके अंदर 4 अननोन्स हैं। ठीक है जी, देयर आर 3 इक्वेशंस with 4 unknowns, जिसके अंदर 4 जो हैं वो हमारे पास unknowns हैं। तो अब हमारे पास जो है चॉइसेस जो हैं उसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर बीटा अल्फ़ा के बराबर है, अगर हम ये चॉइसेस ले लें कि if beta is equal to alpha, W2 is equal to 1/2 alpha and W1 is equal to 1 minus 1/2 alpha, अगर ये हम चॉइसेस ले लें और सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू ऑफ W1 एंड W2, पुट दी वैल्यू ऑफ W1 एंड W2 और W1 और W2 की वैल्यू जो है उसको आप सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर जो आपके पास थी ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में yr+1 इज इक्वल टू yr प्लस W1 K1 प्लस W2 K2। इस इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज़ को जो है वो आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट yr+1 इज इक्वल टू yr प्लस 1 minus 1/2 अल्फ़ा K1 प्लस 1/2 अल्फ़ा K2। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 7 है। अगर अब हम यहाँ पर सेट करें, इफ़ वी सेट, अगर यहाँ पर अब हम सेट करें कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है तो वी ऑब्टेन, हमें मिलेगा कि W1 W2 1/2 के बराबर हो जाएगा। अगर हम अल्फ़ा को 1 रख दें, अल्फ़ा को 1 रखेंगे तो यहाँ से भी 1/2 ही आ जाएगा। तो W1 और W2 जो है वो बराबर हो जाएंगे। अब सब्स्टिट्यूट करें, पुट करें इन वैल्यूज़ को, जो आपकी इक्वेशन नंबर 7 है इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करें, या जो आपकी पिछली इक्वेशन मैंने लिखी है ये वाली, इसके अंदर इन वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट करें। तो पुट these values in equation yr+1 yr plus W1 K1 plus W2 K2 और इक्वेशन 7, या इक्वेशन 7 के अंदर इन वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कर दें।
तो फिर हमारे पास जो है वी गेट वन ऑफ द सेवरल सेकंड ऑर्डर रंगे कत्ता फार्मूला। तो फिर हमारे पास सेकंड ऑर्डर का रंगे कत्ता फार्मूला जो है आ जाएगा, वी गेट सेकंड ऑर्डर रंगे कत्ता फार्मूला। तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर का रंगे कत्ता फार्मूला जो है आ जाएगा, और ये हमारे पास आएगा वाई आर प्लस वन इज इक्वल टू वाई आर प्लस वन ओवर टू के वन प्लस के टू, ये आ जाएगा। और इसको हम कह देंगे कि ये इक्वेशन नंबर 8 है। अब यहाँ पर के वन जो है वो हमारे पास बराबर है एच एफ एक्स आर वाई आर के, एंड के टू जो है ये हमारे पास बराबर है एच ऑफ ब्रैकेट शुरू एक्स आर प्लस एच बाई टू और वाई आर प्लस के वन बाई टू, ये इसके बराबर है। तो इसके अलावा जो अदर हायर ऑर्डर रंगे कत्था मेथड्स हैं इनको भी डेवलप किया जा सकता है इन द सेम वे एज द संगे एज ए सेकंड ऑर्डर रंगे कत्ता मेथड। हाउएवर वी शैल मेंशन हियर सम ऑफ द हायर ऑर्डर रंगे कत्ता मेथड्स। अब हम यहाँ पर कुछ हायर ऑर्डर रंगे कत्ता अब ये मैंने तो ये सेकंड ऑर्डर का आपको कैलकुलेट करके दिखा लिया है, लेकिन इसमें थर्ड ऑर्डर के भी होते हैं, फोर्थ ऑर्डर के भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम उनको देखते हैं कि वो जो इससे हायर ऑर्डर्स किए हैं वो हमारे पास क्या क्या निकलते हैं। प्रोसीजर यही इस्तेमाल होता है किसी भी ऑर्डर को करने के। तो अगर आपको वो कहे कि जी ड्राइव करें तो इसी मेथड से आपने ड्राइव करके इसको दिखा देना। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है इससे आगे आप देखें कि थर्ड ऑर्डर रंगे कत्ता मेथड जो है, अब हायर ऑर्डर्स की बात हो रही है तो आप थर्ड ऑर्डर रंगे कत्ता मेथड इज गिवन बिलो। तो वो जो मेथड आपके पास थर्ड ऑर्डर का वो आ जाएगा वाई आर प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस 1/6 k1 प्लस k2 प्लस k3, इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो है हम कह देते हैं कि वेयर k1 जो है दैट इज एच एफ एक्स एन वाई एन के बराबर है, और इसी तरह k2 जो है वो एच एफ एक्स एन प्लस एच बाई टू और वाई एन प्लस के वन बाई टू के बराबर है। तो k3 जो है ये हमारे पास एच एफ एक्स एन प्लस एच कामा वाई एन माइनस के वन प्लस टू के टू के बराबर है। अब जो हमारे पास टर्म होती है जो कि टेलर सीरीज में होती है H4 वाली, तो सिंस द टर्म containing H4 in Taylor series is ignored, इस हायर टर्म को इग्नोर कर दिया जाता है। द एरर इज सेड टू बी ऑफ, तो एरर अब इसमें जो आएगा ऑफ ऑर्डर ऑफ H4 का होगा, क्योंकि H4 वाली हमने जो है उसको
निगलेक्ट जो है जो कर दिया है। अनदर वेरिएशन जो है इसे रंगे कत्था मेथड, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, एन अदर वेरिएशन ऑफ रंगे कत्ता मेथड कैन बी रिटन एज, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि वाई आर प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस 1/9 इंटू 2k1 प्लस 3k2 प्लस 4k3, और इसको आप कह दें कि ये इक्वेशन नंबर बी है। अब यहाँ पर वेयर k1 इज इक्वल टू वही एच एफ एक्स एन वाई एन के बराबर है, और k2 जो है वो एच एफ एक्स एन प्लस एच बाई टू कामा वाई एन प्लस k1/2 के बराबर है। इसी तरह k3 जो है वो एच एफ एक्स एन प्लस 3h/4 और वाई एन प्लस 3k2/4 के बराबर है। इस रंगे का ताकि इस वेरिएशन के अंदर, जिसको कि हम इक्वेशन नंबर बी का नाम जो है वो दे रहे हैं। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पर देखें कि नन ऑफ द मेथड्स अबव मेथड्स आर वाइडली यूज्ड, तो ये कोई भी मेथड है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। तो वेल नोन जो 1/4 जो फोर्थ रंगे कुत्ता मेथड है उसको हम एज ए क्लासिकल फार्मूले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। A well known fourth order रंगे कत्ता method often referred to as classic formula. Is as follows. तो वो क्लासिकल फार्मूला जो है वो आपके पास आ जाता है यहाँ पर। देखिए कि वाई आर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 और प्लस k4। ठीक है जी। इसको हम कह देंगे ये इक्वेशन नंबर सी है। ये वाला जो क्लासिक फार्मूला जो है वो आपके पास आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर सी का नाम जो है वो हम दे देंगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर उसी तरह k1 k2 k3 और k4 जो है उनको डिफाइन किया जाएगा। तो नाउ यू कैन सी के वेयर k1 उसी तरह आपके पास एच एफ एक्स एन वाई एन के बराबर है। ठीक है। k2 आपके पास एक्स एन प्लस h/2 और वाई एन प्लस k1/2 के बराबर है। k3 जो है ये आपके पास एच एफ एक्स एन प्लस h/2 और वाई एन प्लस
K2/4 के बराबर है, और K4 जो है ये आपके पास HF XN+H और YN+K3 के बराबर है। तो ये आपके पास क्लासिकल फार्मूला है जो कि इक्वेशन सी है। तो इस मेथड के अंदर आप देखें कि जो प्री स्टेप एरर है इज ऑर्डर ऑफ H5। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर द प्री स्टेप ऑर्डर एरर इज ऑफ द ऑर्डर H5। ये H5 तक आ जा रहा है। तो जो क्लासिकल रंगे कत्ता मेथड ये ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज़ ए गुड चॉइस फॉर कॉमन पर्पज बिकॉज इट इज़ क्वाइट एक्यूरेट, स्टेबल, सेल्फ स्टार्टिंग एंड ईजी टू कंप्यूटराइज। ये आसान है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मेन डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि जो रिक्वायरमेंट होती है फंक्शन f(x) ऑफ y की हैज़ टू एवेल्यूएटेड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन एवरी स्टेप। तो दिस रिपीटेड एवेल्यूएशन ऑफ फंक्शन वैल्यूज टेक्स मच computer time as compared to the other methods comparable accuracy. Moreover, local error estimates जो हैं वो somewhat difficult to obtain होते हैं। तो इसके अंदर वैसे तो ये सबसे अच्छा मेथड है, बेहतरीन है, लेकिन इसका जो मेन डिसएडवांटेजेस हैं, द मेन डिसएडवांटेजेस, तो इसके जो मेन डिसएडवांटेजेस हैं, नंबर 1 के ऊपर हमारे पास डिसएडवांटेज जो है कि जो द रिक्वायरमेंट दैट द फंक्शन f ऑफ x, y के जो फंक्शन है आपके पास f ऑफ x, y हैज़ टू बी इवैल्यूएटेड इसको वैल्यूएट किया करना पड़ता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y। जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं आपके पास x एंड y की, उनके लिए इन एवरी स्टेप, हर स्टेप के अंदर, यानी कि हर स्टेप के अंदर ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी वैल्यूज। तो जो रिपीटेड वैल्यूएशन ऑफ फंक्शनल वैल्यूज है, द रिपीटेड evaluation of functional values, तो जो रिपीटेड वैल्यू है फंक्शनल वैल्यूज़ की, टेक्स मच कंप्यूटर टाइम। तो इस पर ज़्यादा कंप्यूटर का टाइम जो है वो लगता है। टेक्स मच कंप्यूटर टाइम, यानी कि ज़्यादा टाइम लग जाता है कंप्यूटर को इसको करने में एज़ कंपेयर टू द अदर मेथड्स, एज़ कंपेयर्ड टू द अदर मेथड्स। इसके मुकाबले में जो दूसरे मेथड्स हैं ऑफ कंपेरेबल एक्यूरेसी, यानी कि जिनकी एक्यूरेसी जो है वो इससे कंपेरेबल है इस मेथड से। दूसरे नंबर पर जो लोकल एरर एस्टीमेट्स हैं, लोकल एरर एस्टीमेट्स, और जो लोकल एरर एस्टीमेट्स हैं आर समवट डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन।
तो अब जो लोकल एरर्स आ रहे हैं इसके अंदर, उनको ऑब्टेन करना भी मुश्किल हो जाता है। एक तो हर फंक्शन को हर पॉइंट के ऊपर आपको करना पड़ता है कैलकुलेट, रिपीटेड कैलकुलेशंस आ जाती हैं, रिपीटेड कैलकुलेशंस की वजह से एरर जो है वो आता है, और ये कोई इतना कंपेरेबल नहीं है, यानी कि कोई इतना अच्छा मेथड नहीं है एज़ कंपेयर टू जो कि दूसरे आपके पास मेथड हैं। तो लोकल एरर का भी इसमें डिटर्मिन करना मुश्किल है। लोकल एरर बेसिकली क्या होता है कि जो मेजर होता है ऑफ द एक्यूरेसी ओवर वन स्टेप ऑफ ए मेथड फॉर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एक यूज़फुल कंसेप्ट होता है इन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। तो बेसिकली जो न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं उनके अंदर जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कुछ एरर आ रहे होते हैं, वो एरर्स जो आ रहे होते हैं उनको आप लोकल एरर्स का नाम जो है वो देते हैं। मोस्ट जो हमारे पास हायर ऑर्डर मेथड्स हैं इनके अंदर जो इंक्रीज्ड एक्यूरेसी है ये ऑफसेट हो जाती है बाय एक्स्ट्रा कंप्यूटेशनल एफर्ट। तो इफ़ मोर एक्यूरेसी इज डिजायर्ड दैन स्मॉलेस्ट स्टेप साइज इज रिकमेंडेड। तो अगर ज़्यादा आपको एक्यूरेसी रिक्वायर है तो फिर जो स्टेप साइज़ है उसको आपको स्मॉलर जो है वो करना पड़ेगा। तो इफ मोर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, अब आप एक बात याद रखेंगे, कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उसमें एरर तो आएंगे। तो आप उस एरर को रिड्यूस करने के लिए, ज़्यादा एक्यूरेसी रखने के लिए अगर आपको ज़रूरत है या रिक्वायर्ड है, मोर एक्यूरेसी जो अगर रिक्वायर्ड है, देन स्मॉलर स्टेप साइज इज रिकमेंडेड। तो फिर स्मॉलर स्टेप साइज जो है उसको रिकमेंड किया जाता है। तो इट हैज़ बीन सजेस्टेड के जो फोर्थ ऑर्डर मेथड है इसमें जो स्टेप साइड है मे बी यूज टू बी बेस्ड अपॉन द रिलेशन, या रंगेकता का जो फोर्थ ऑर्डर है इन द फोर्थ ऑर्डर, ठीक है, जो हमारे पास फोर्थ ऑर्डर मेथड है द स्टेप साइज, इसके अंदर जो स्टेप साइज है यूज्ड मे बी बेस्ड अपॉन, और इसको यूज किया जाता है जो बेस करता है अपॉन द रिलेशनशिप, जो कि हमारे पास रिलेशनशिप आ जाता है कि K2 माइनस K3 और K1 माइनस K2, इस रिलेशन के ऊपर। अब ये क्वांटिटी अगर एक्सीड करती है, व्हेन दिस क्वांटिटी exceeds a few hundred, अगर ये क्वांटिटी एक्सीड करती है few hundred फॉर गिवन h, जो कि स्टेप साइज है, then h should be decreased। तो फिर h को डिक्रीज होना चाहिए, यानी कि h को कम होना चाहिए अगर क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज कर जाए। तो लिहाजा सो एज टू ऑब्टेन बेटर रिजल्ट, तो अब बेटर रिजल्ट हासिल करने के लिए विद लेस ट्रांकेशन एरर, जो लेस ट्रांकेशन एरर है
ठीक है जी। तो जब ये क्वांटिटी जो है वो गिवन एच के लिए इंक्रीज हो जाती है तो फिर एच को जो है वो स्मॉल होना चाहिए। ट्रांकेशन ट्रांकेशन एरर जो है हमारे पास तो ये जो ट्रांकेशन एरर्स होते हैं ये डिफरेंस होते हैं बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन और जो आपकी कट की ट्रांकेटेड वैल्यू होती है फंक्शन की। तो ट्रांकेटेड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू गिवन अप टू द गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि कितने डिजिट्स तक आपने उसको किया। तो ये ट्रांकेशन एरर जो है इसको फिर जो है वो बेटर रिजल्ट के लिए ये लेस ट्रांकेशन एरर जो है वो देता है इस सूरत के अंदर। तो इन जनरल द स्टेप साइज कैन बी लार्ज व्हेन द सॉल्यूशन इज स्लोली वेरिंग। तो स्टेप साइज को लार्ज होना चाहिए इन जनरल द स्टेप साइज शुड बी लार्ज। तो स्टेप साइज जो है उसको लार्ज होना चाहिए व्हेन द सॉल्यूशन इज स्लोली वेरिंग, व्हेन द सॉल्यूशन इज स्लोली वेरिंग। ट्रांकेशन का मतलब होता है वैसे उर्दू में इसको कहते हैं तराशा हुआ, ठीक है। तो ये स्लोली वेरिंग होता है बट शुड बी स्मॉल, but should be small when rapidly varying। तो स्टेप साइज को लार्ज होना चाहिए जब सॉल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता वेरी कर रहा है, लेकिन जब रैपिडली कर रहा है तो फिर इसको लार्ज होना जो है वो इसका ज़रूरी है। हाउएवर अब आप देखें तो जो स्टेप साइज है इस मेथड के अंदर इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 1/2, ठीक है। द स्टेप साइज इन दिस मेथड, स्टेप साइज जो है इस मेथड के अंदर इज रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 1/2। इसको रिड्यूस किया आपने बाय फैक्टर 1। वी कैन एक्सपेक्ट द ओवरऑल, वी कैन एक्सपेक्ट द ओवरऑल। तो हम यहां पर एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ओवरऑल हमारे पास फाइनल ग्लोबल एरर है, ठीक है। ये जो फाइनल हमारे पास ग्लोबल एरर आ रहा है, फाइनल ग्लोबल एरर जो है विल बी रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/16। तो उसको फैक्टर 1/16 से रिड्यूस करना चाहिए, यानी कि 1/2 1/2 1/2, उसका 4 टाइम्स ले लें तो 1/16 हो जाएगा। तो अब एक और जो रंगे कत्था मेथड है वो तमाम रंगे कत्था मेथड जो हैं कैन बी शोन टू बी कन्वर्जेंट। ऑल रंगे कत्था मेथड can be shown
टू बी कन्वर्जेंट, इनको कन्वर्जेंट जो है होना चाहिए, यानी कि दैट इज लिमिट h गोज टू 0 y ऑफ i माइनस y f ऑफ i और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, तो ये एरर्स होते हैं हमारे पास रंगे कत्ता मेथड के अंदर, और इस तरह रंगे कत्ता मेथड जो है वो ड्राइव होता है। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया, बाकी इसके प्रोग्राम और एग्जांपल्स तो मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो करवाई हुई हैं। तो अब यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं वो मैंने जो है वो कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है, अब हमने आगे जो चीज़ स्टडी करनी है वो हमने करनी है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है उनके अंदर हमने जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं उनको स्टडी करना है। So now our next topic is non-linear differential equations। हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। अब जो है हमारे पास कॉमनली यूज मेथड जो होते हैं वो सॉल्विंग करने के लिए इन इक्वेशंस को, उनकी फॉर्म होती है f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ पर f ऑफ x एक गिवन फंक्शन है, तो जो रूट्स हैं इस इक्वेशन नंबर 1 के वो रिक्वायर हैं आंसर करने के लिए कि क्या वैल्यूज़ होंगी x की फॉर विच f ऑफ x इज़ ट्रू। ठीक है, तो आंसर्स आर रिक्वायर्ड, तो आंसर्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड हैं फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिए are those values of x for which f of x is true, जिसके लिए f of x 2 है। यानी कि हमने बेसिकली जो रूट्स फाइंड करनी है, यानी कि वी नीड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। हमें इक्वेशन 1 के रूट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास f ऑफ x जो है वो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के बराबर है, तो इस इक्वेशन के ये जो इक्वेशन है हमारे पास हैज़ 2 रूट्स। इस इक्वेशन के हमारे पास 2 रूट्स हैं। कौन कौन से? 2 एंड -2। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड जीरोस ऑफ इक्वेशन। तो जो रूट्स होते हैं इक्वेशन उनको हम जीरोस ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड जीरोस ऑफ इक्वेशन। इनको हम जीरोस ऑफ इक्वेशन का नाम भी देते हैं।
ठीक है जी, इनको हम ज़ीरोज़ ऑफ इक्वेशन का नाम भी जो है वो देते हैं। तो जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर। तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ये लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो अ लीनियर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, अ लीनियर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म। तो जो लीनियर फंक्शन है वो आपके पास जो फॉर्म का होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इस फॉर्म का होता है वेयर ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पर ए और बी जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं। इन दिस केस जो सोल्यूशन है एफ ऑफ एक्स ज़ीरो का इज सिंपल एंड इज गिवन बाय ए एक्स प्लस बी। तो जो एफ ऑफ एक्स का सोल्यूशन है वो सिंपल है। इन दिस केस, इस केस के अंदर द सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो is simple and is given by as ax plus b is equal to 0 or x is equal to minus b over a when a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जबकि a ज़ीरो के बराबर नहीं है। अब जो नॉन लीनियर फंक्शन है हमारे पास, उसकी हमारे पास जो है वो क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं वो हम देखते हैं। ये तो लीनियर फंक्शन की बात हो। तो जो नॉन लीनियर फंक्शन है अ नॉन लीनियर फंक्शन, अब जो आपके पास नॉन लीनियर फंक्शन है मे बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। उसके आपके पास जो टाइप्स हो सकती हैं, तो ए नंबर पे एफ ऑफ एक्स मे बी ए अलजेब्रिक, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, या ये हो सकता है आर ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, आर ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, या ये पॉलिनोमियल हो सकता है डिग्री n का एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म और इसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स एन माइनस 2 अप टू सो ऑन ए नॉट। तो यहाँ पर अगर इफ़ इस फंक्शन के अंदर इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 है, द सॉल्यूशन कैन नॉट बी द सॉल्यूशन
कैन नॉट बी ऑब्टेन इजीली। तो सॉल्यूशन को आप आसानी से हासिल नहीं कर सकते बाय सम डायरेक्ट मेथड्स, बाय सम डायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड से तो हमें कुछ और मेथड्स पर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वी हैव टू यूज सम अदर मेथड्स। इस केस में अगर डिग्री 5 या 5 से ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें कुछ और मेथड्स, डायरेक्ट मेथड नहीं यूज करेंगे, और मेथड इस्तेमाल करेंगे। बी नंबर के ऊपर जो है एफ ऑफ एक्स कैन बी ट्रांसेंडल फंक्शन। एफ ऑफ एक्स जो है कैन बी ट्रांसेंडल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स जो है कि ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन सा होता है? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इज वन। ये वो फंक्शन है विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक, which involves ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शंस वगैरह होते हैं। फंक्शंस एक्सेट्रा, ठीक है। इसका हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, जिसमें लॉगरिथम का फंक्शन भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं इन फंक्शंस की, जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं, सम एग्जांपल्स आर, अब इनके एग्जांपल्स हैं जैसे tan ऑफ x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या log ऑफ x प्लस ई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 etc एक्सेट्रा। मतलब इस तरह के जो फंक्शन जिनमें एक्सपोनेंशियल भी आ रहा हो, लॉगरिथम भी आ रहा हो, ये फंक्शन जो है इनको ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस का नाम जो है वो दिया जाता है। तो अब कोई भी जो अलजेब्रिक इक्वेशन है डिग्री n की, चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, उसके रूट्स हों, तो वाइल ए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में हैव नो रूट, लेकिन जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है ज़रूरी नहीं है उसका कोई रूट हो। अ फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल एंड आर कम्प्लेक्स रूट्स। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्वियस है कि मैनी नॉन लीनियर इक्वेशंस कैन नॉट बी सॉल्व्ड इजीली बाय एनालिटिकल और डायरेक्ट मेथड्स, hence there is a need to use numerical methods to finding their roots। तो अब जो नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए फिर आपको न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी जो अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है और उसके n रूट्स हैं, डिग्री n की और n रूट्स हैं, तो वो और n रूट्स जो उसके कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और रियल भी हो, लेकिन जो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है हो सकता है इसका कोई रूट ना हो, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट नंबर हो, रियल या कम्प्लेक्स हो, ठीक है, रूट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसलिए इनको सॉल्व करना मुश्किल है, लिहाजा इनको सॉल्व करने के लिए हमें जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं वो नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल जो है वो करने पड़ते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि ये मेथड्स जो हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो मेथड्स टू सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशंस, मेथड्स टू सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशंस। अब जो मेथड्स हैं तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं टू फाइंड द रूट्स आर पावरफुल ऑल दो ईच हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं वो डिज़ाइन की जाती है लेकिन हर एक लिमिटेशन होती है। देयर फॉर स्टूडेंट्स शुड लर्न प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच मेथड। तो फिर स्टूडेंट्स को उसका प्रोज और कॉन्स मतलब हर चीज़ को उस मेथड की अंडरस्टैंड करना पड़ता है। पर्टिकुलरली इट हैज़ डिफ़िकल्टीज एंड बिकम फेमिलियर दिस मेथड, तो उनको इन मेथड से फेमिलियर होना पड़ता है। प्रैक्टिसिंग यूजिंग कंप्यूटर। अब यहाँ पर जब हम मेथड यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग द रियल रूट्स ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशंस, वो हमारे पास जो मेथड्स हैं इनका मैंने पहले भी बताया हुआ है। नंबर 1 के ऊपर आपके पास सिंपल इटरेटिव मेथड है। फिर दूसरे नंबर पर न्यूटन रॉप्सन मेथड है, ठीक है जी। तीसरे नंबर के ऊपर आपके पास बाइसेक्शन मेथड है और चौथे नंबर पे आपके पास सीकेंट मेथड है और पांचवें नंबर पे रूल ऑफ फॉल्स पोजीशन है। तो ये 1 2 3 4 इन मेथड्स के तो आप प्रोग्राम भी लिख चुके हैं। तो अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो एक पॉलिनोमियल है इन एक्स विद रियल कोएफिशिएंट, इट मे हैव बोथ रियल और कम्प्लेक्स रूट्स। तो अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, अगर एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है इन एक्स विद रियल कोएफिशिएंट्स, रियल कोएफिशिएंट्स के साथ, इट मे हैव बोथ रियल एंड कम्प्लेक्स रूट्स। तो इसके पास दोनों रियल और कम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो जो वेरियस मेथड्स अवेलेबल हैं फॉर फाइंडिंग ऑल रूट्स, उनमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो वर्थ मेंशनिंग है, उनमें नंबर 1 जो है द मेथड्स टू फाइंड ऑल रूट्स गिवन बिलो। इनमें नंबर 1 के ऊपर जो है हमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड, दूसरे नंबर पर बेयर स्टोव मेथड है। तो जो हमारे पास है जो स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं उनके एंड के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है ब्रिस्टो मेथड की दी गई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टडी करना सिंपल इटरेटिव मेथड को।
कि सिंपल इटरेटिव मेथड क्या होता है और इसके ज़रिए हम कैसे जो है वो इक्वेशंस जो हैं, नॉन लीनियर इक्वेशंस जो हैं, उनको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर पर आ जाए, नंबर 1 के ऊपर सिंपल इटरेटिव मेथड। तो जो फंडामेंटल कंसेप्ट है इन कंप्यूटर साइंस इज़ द इटरेशन। वो इटरेशन है, इट मीन्स अ प्रोसेस इज रिपीटेड अनटिल द आंसर इज अचीव्ड। इटरेशन क्या होता है? इटरेशन इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है, इज रिपीटेड, इसको तब तक रिपीट किया जाता है अनटिल एन आंसर इज अचीव्ड या ऑब्टेन्ड, जब तक कि आपको आंसर नहीं मिल जाता। तो एक इटरेटिव प्रोसेस जो है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एज ए ट्रायल एंड एरर मेथड in which subsequent trials are selected by systematic technique for finding a route to desired accuracy based on initial approximations to the real route। तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम ट्रायल एंड एरर मेथड जो है उसको यूज़ करते हैं और सबसीक्वेंट ट्रायल्स जो हैं उनको सेलेक्ट करते हैं किसी सिस्टमैटिक टेक्निक के लिए, जिसके ज़रिए हम रूट फाइंड करते हैं एक डिज़ायर्ड एक्यूरेसी के साथ, और इसमें कुछ इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस भी जो हैं वो लगा देते हैं। तो अभी हमने पीछे एक इक्वेशन नंबर 1 पढ़ी थी, तो हमने ऑलरेडी फाइंड किए हैं रूट्स जो इक्वलेंट है टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज़ 0। तो हम इसी से प्रोसीड करते हैं, इसी इक्वेशन से लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये इसी इक्वेशन से। तो फाइंड ए रियल रूट, इसको कह देते हैं यहाँ पर हम, ये क्वेश्चन 1 पहले मैंने की थी, इधर मैं इसको ए कह देता हूँ इक्वेशन। तो फाइंड द रियल रूट, तो आप यहाँ पर फाइंड करें रियल रूट जो है से अल्फा ऑफ ए, इस इक्वेशन ए का। तो स्टार्ट करने के लिए वी नीड इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन जो है इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास आ जाएंगी से एक्स नॉट टू अल्फा, एक्स नॉट से अल्फा। तो इन द सिंपल इटरेटिव प्रोसीजर वन ऑफ द फॉलोइंग वेज टू रीराइट द इक्वेशन ए इन द फॉर्म। अब इस इक्वेशन ए को हम लिखें x इज इक्वल टू फाई ऑफ x, ये सिंपल मेथड है। इसको कह दे ये कोई इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपके पास आ गई है। तो अगर हम इसके अंदर इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू ऑफ x नॉट फॉर अल्फा, पुट वैल्यू ऑफ x नॉट फॉर अल्फा in right hand side of equation 1, इक्वेशन तो we get, हमारे पास जो है ये आ जाएगा x1 फाई ऑफ x नॉट, x2 फाई ऑफ x1, x3 फाई ऑफ x2 up to so on xn plus 1 phi of
एक्स एन एन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको कह दें, ये सारी जो है ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब जो x इज इक्वल टू अल्फा है, हैंस x इज इक्वल टू अल्फा satisfies इक्वेशन वन, ये सेटिस्फाई करती है इक्वेशन 1 को। दिस डज नॉट मीन दैट द वी नेसेसरली हैज़ फाउंड द रूट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने रूट फाइंड कर लिया, बट अंडर द गिवन कंडीशंस वी कैन नॉट इम्प्रूव अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग दिस प्रोसेस। अब इसके अंदर हम मज़ीद इस प्रोसेस को नहीं इम्प्रूव कर सकते। तो जो प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टू एन इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन इज कॉल्ड इटरेटिव प्रोसीजर, and each of this procedure is called iteration and each approximation achieved is called iterate। तो अब जो प्रोसीजर है हमारे पास सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस का, the procedure of finding successive approximation। तो जो प्रोसीजर है हमारे पास फाइंड करने का सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस को टू an initial approximation, किसी initial approximation तक, is called an iterative method या procedure। इसको हम कहते हैं iterative procedure। और each use of this procedure is called an iteration। और हर जो यूज़ है इस प्रोसीजर का उसको हम क्या कहते हैं, इटरेशन। और ईच अप्रॉक्सीमेशन जो ऑब्टेन होती है, एंड ईच अप्रॉक्सीमेशन, और जो हर अप्रॉक्सीमेशन जो है वो ऑब्टेन्ड होती है, मिलती है आपको, इज कॉल्ड इटरेट। इसको यानी कि जब तक आपको डिज़ायर्ड आंसर नहीं मिल जाता आपने इटरेशन प्रोसेस जो है उसको जारी रखना है, यानी कि वो प्रोसेस जो है वो चलता रहना है, उसको रोकना नहीं है आपने उस प्रोसेस को। अब हमारे पास आगे हमने देखना है कि कहाँ पर जाकर जो टर्मिनेशन है वो होती है इटरेटिव प्रोसेस की, किस जगह पर जाकर इटरेटिव प्रोसेस जो है वो स्टॉप होता है। तो टर्मिनेशन ऑफ an iterative प्रोसीजर। तो अब जो इटरेटिव प्रोसीजर में भी कन्वर्ज और डिवर्ज, ये कन्वर्ज भी कर सकता है, डिवर्ज भी कर सकता है। एन इटरेटिव प्रोसीजर
तो इटरेटिव प्रोसीजर जो है में कन्वर्ज, ये कन्वर्ज भी कर सकता है और डाइवर्ज, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर भी जा सकता है और डाइवर्ज भी कर सकता है। इफ़ द डाइवर्जेंस अकर द प्रोसीजर शुड बी टर्मिनेटेड बिकॉज देयर में नॉट बी एनी सॉल्यूशंस। अगर तो डाइवर्ज कर दे तो फिर प्रोसीजर रुक जाता है और मज़ीद आपके पास सॉल्यूशंस नहीं रहते और मज़ीद इटरेशन जो हैं वो नहीं होती। इफ़ द डाइवर्जेंस अकर्स, तो अगर डाइवर्जेंस जो है वो अकर करती है, द प्रोसीजर शुड बी टर्मिनेटेड, तो प्रोसीजर जो है वो टर्मिनेट हो जाता था बिकॉज देयर में नॉट बी एनी सोल्यूशन, बिकॉज देयर मे नॉट बी एनी सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर आप कोई सोल्यूशन नहीं है टू द प्रॉब्लम का, तो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम जो है वो मे रीस्टार्ट द प्रोसीजर बाय चेंजिंग द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस इफ़ नेसेसरी। तो इन द केस ऑफ कन्वर्जेंस, अब कन्वर्जेंस के केस के अंदर जो है वो एक क्राइटेरिया में यूज़ करना पड़ता है फॉर स्टॉपिंग द कंप्यूटेशनल, ठीक है। तो इन केस ऑफ कन्वर्जेंस, अब कन्वर्जेंस के डाइवर्जेंस में तो यही है कि वो सॉल्यूशन रहता ही नहीं, टर्मिनेट हो जाता है, खुद ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन कन्वर्जेंस में आपको स्टॉप जो है वो करना पड़ता है। तो वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, तो वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर स्टॉपिंग कंप्यूटेशन में बी यूज्ड, उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें 3 किस्म की हैं ये। तो ए नंबर के ऊपर कंटिन्यू द कंप्यूटेशन फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस, कंटिन्यू द कंप्यूटेशंस, कैलकुलेट करते रहें फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस, फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस तक आप कीप ऑन कंटिन्यू करें। हम कहते हैं कि से कि ये n है, ये जो इटरेशंस हैं वो n है, एंड देन टर्मिनेट द प्रोसेस, एंड देन टर्मिनेट और फिर प्रोसेस जो है उसको टर्मिनेट कर दें, यानी कि उस प्रोसेस को ख़त्म कर दें। दिस इज़ टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द स्लो कन्वर्जेंस, तो ये एक सेफ गार्ड है स्लो कन्वर्जेंस के लिए। दिस इज़ ए सेफ गार्ड फॉर द स्लो, अगर स्लोली कन्वर्ज हो रहा है, फॉर स्लो कन्वर्जेंस। तो जो फाइनल वैल्यू एक्स एन की मे देन बी एक्सेप्टेड एज द वैल्यू ऑफ द रूट, तो द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स एन जो इटरेशन के बाद आ रही है मे बी देन बी एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड होगी एज द वैल्यू ऑफ द रूट। रूट की वैल्यू के लिए
तो ये फर्स्ट प्रोसेस है। बी में कंटिन्यू द कंप्यूटेशन टिल एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यूज एक्स एंड एक्स माइनस वन इज लेस दैन प्री साइंड एक्यूरेसी से एप्सिलॉन। तो तब तक कंटिन्यूशन जारी रखें तब तक जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है दो सक्सेसिव वैल्यूज़ एक्स एन और एक्स एन माइनस वन के दरमियान। कंटिन्यू द कंप्यूटेशन टिल एब्सोल्यूट डिफरेंस उस वक्त तक कि जब तक एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है बिटवीन टू सक्सेसिव दो सक्सेसिव जो है हमारे पास वैल्यूज़ एक्स एन एंड एक्स एन माइनस वन इज लेस देन प्री असाइंड एक्यूरेसी से एप्सिलॉन दैट इज़ क्या आप इसको कह सकते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन ये लेस देन है एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो तब तक करेंगे जब तक एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो लेस देन नहीं हो जाता प्री डिफाइंड एक्यूरेसी से। ठीक है जी, ये बी हो गया। उसके बाद सी जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रोसेस के जहाँ पर इसको टर्मिनेट करते हैं इटरेशन को। सी तो अ बेटर क्राइटेरिया फॉर स्टॉपिंग द प्रोसेस इज टू यूज द फॉलोइंग। अब जो बेटर क्राइटेरिया है, अ बेटर क्राइटेरियन, तो जो बेटर क्राइटेरियन है फॉर स्टॉपिंग द प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए is to use the following। तो वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्स एन माइनस वन ओवर एक्स एन मॉड लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड, जहाँ पर हमें दिया गया है कि एक्स एन जो है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि पॉजिटिव है। इन कंसिडरिंग वेदर एंड इटरेशन इज कन्वर्जेंस आर नॉट, इट मे बी नेसेसरी टू इग्नोर द फर्स्ट फ्यू इटरेशंस सिंस द procedure may appear to diverge initially even though it is ultimately may converge। तो जब भी आप ये देख रहे होते हैं तो वेदर एंड इटरेशन कन्वर्जेंस, अगर इटरेशन कन्वर्ज करती है या नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप पहले की शुरू की कुछ इटरेशंस जो हैं उनको इग्नोर करें और प्रोसीजर को ये करने दें कि वो डाइवर्ज हो इनिशियली, इवन दो कि उसके बाद वो बेशक जो है वो अल्टीमेटली कन्वर्ज जो है वो कर जाए। तो इटरेटिव प्रोसीजर टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। तो अब आपने अगर इटरेटिव मेथड यूज़ करना है किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो उसको यूज़ करने के लिए हमें उसके तीन हिस्से होते हैं।
तो एन इटरेटिव प्रोसीजर टू फाइंड the root of an equation। तो अगर आपने रूट ऑफ इक्वेशन फाइंड करना है, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स जो हैं वो होते हैं। नंबर 1, एन इनिशियल गैस फॉर द सॉल्यूशन, एन इनिशियल गैस फॉर सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन के लिए गैस लगाते हैं। बी यानी कि नंबर 2, एन एल्गोरिदम फॉर इम्प्रूविंग, एन एल्गोरिदम फॉर इम्प्रूविंग the approximation, the approximate solution। और एंड तीसरे नंबर पर अ क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया जिससे आपने कंप्यूटेशन को स्टॉप करना है। A criterion for stopping the computation। तो पहले नंबर पे गैस करें सॉल्यूशन को, फिर एल्गोरिदम बनाएं अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन के लिए, और फिर जो आपका सॉल्यूशन है उसको टर्मिनेट जो है वो करें। अब जो है आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ये जो मेथड है इसके अंदर कन्वर्जेंस और जो डाइवर्जेंस है और स्लो कन्वर्जेंस जो है उसको हम किस तरह स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो मैं देखता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्वर्जेंस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्वर्जेंस। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कन्वर्जेंस की, तो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इटरेटिव प्रोसीजर इट इज़ नेसेसरी टू टेस्ट इफ फॉर कन्वर्जेंस, कि क्या ये कन्वर्जेंस के लिए है। दिस विल बी शोन बाय फॉलोइंग ग्राफ्स। इसके लिए हमें ग्राफ ड्रा करने पड़ेंगे। ड्रा द ग्राफ्स फॉर y is equal to x and y is equal to phi of x, where phi of x represents, जहाँ पर phi of x जो है वो रिप्रेजेंट करता है ए फंक्शन, एक फंक्शन को ऑफ द फॉर्म, जिसकी फॉर्म हो आपके पास cos ऑफ x की, log ऑफ x की, या 1/1 प्लस x अंडर रूट की एक्सेट्रा, इस किस्म की कोई फॉर्म हो। तो अब पहले हम देखते हैं ग्राफ और फास्ट कन्वर्जेंस। ए पे
ग्राफ फॉर फास्ट कन्वर्जेंस, फिर देखेंगे ग्राफ फॉर स्लो कन्वर्जेंस। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर जो पॉइंट आपके पास इंटरसेक्शन का ऑफ y ऑफ x एंड y phi ऑफ x गिव्स ए सॉल्यूशन, वो आपको एक सॉल्यूशन देता है विच इज़ डिज़ायर्ड रूट जो कि हमारे पास डिज़ायर्ड रूट है अल्फ़ा। ठीक है, तो विद एन इनिशियल गैस, विद एन इनिशियल गैस, अगर हम शुरू में गैस लगाएं x नॉट ऑन द कर्व, जो कि कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू फाई ऑफ x, तो वी मूव हॉरिजेंटली, तो हम मूव करेंगे हॉरिजेंटली टू लाइन y इज इक्वल टू x, इस लाइन तक y इज इक्वल टू x लाइन तक आप हॉरिजेंटली मूव करेंगे। आप इनिशियली अगर x नॉट को जो है वो गैस करते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे पहले ग्राफ बनाता हूँ। ये देखें, ये ग्राफ है, ये x है, ये y है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है इधर, जो कि y इज इक्वल टू x की है। अब यहाँ पे एक इधर से कर्व जो है वो जा रहा है ऐसे, इसको इसके साथ मिला दें और इसको इसके साथ मिला दें और यहाँ से इसको इसके साथ मिला दें। तो ये पॉइंट x नॉट है, ये पॉइंट x1 है, और इधर से इधर मिलाएं, इधर से भी एक पॉइंट जी आ रहा है, ये x2 है और ये पॉइंट अल्फा है, इसको भी डॉटेड कर दें, ये पॉइंट अल्फा है। तो ये कर्व जो है ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। x2 x1 x नॉट, और ये जो कर्व जा रहा है ये है इसका y इज इक्वल टू फाई ऑफ x का। तो अब लाइन y एक्स तक पहुंच गए, तो जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है, द नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, अब अगली जो अप्रॉक्सीमेशन आ रही है आपके पास, x1 इज इक्वल टू फाई ऑफ 0, वो 5 ऑफ 0 के बराबर है। तो मूविंग वर्टिकली टू द कर्व, मूविंग वर्टिकली टू द कर्व, अगर हम वर्टिकली मूव करें कर्व के ऊपर जो कि फाई है, y है फाई ऑफ x, गिव्स y phi of x1, so that
subsequent horizontal move, subsequent horizontal move, जो subsequent आपके पास horizontal move है to the line y is equal to x, ये लाइन जा रही है ना y is equal to x, will give x2, ठीक है, x0 x1 x2। अब देखिए ये लाइन मूव कर रही है, आगे इटरेशन बढ़ती जा रही है। तो अब ये जो कंटिन्यूशन है प्रोसेस की, द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस की जो कंटिन्यूशन है, gives the sequence of approximations, तो ये आपको approximations का एक सीक्वेंस देगी जो कि x2 x3 x4 and so on है ना। And hence show whether or not the method converges, whether or not method converges, कि मेथड कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो अबव ग्राफ है शोज ए वेरी रैपिड कन्वर्जेंस, ठीक है जी। द अबव ग्राफ shows a very rapid convergence, तो ये बड़ी रैपिड कन्वर्जेंस को शो कर रहा है बिकॉज ऑफ बेटर अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि एक बेटर अप्रॉक्सीमेशन जो है is coming closer to the true root alpha, is coming closer to the, देखें ना कमिंग आ रही है, इसके नज़दीक आ रही है अल्फ़ा के, टू द ट्रू रूट अल्फ़ा। तो इसको हम कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्टेयरकेस, एकदम होने वाली कन्वर्जेंस, स्टेयरकेस कन्वर्जेंस। तो आज आप देख लें कि ये कितनी तेज़ी से इस अल्फ़ा रूट की तरफ ये मूव कर रहा है। अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो है वो देखनी है कि कैसे जो है वो स्लो कन्वर्जेंस जो है वो आपके पास होती है। तो नो जो ग्राफ है आपके पास स्लो कन्वर्जेंस का, ये तो फास्ट कन्वर्जेंस मैंने आपको बता दी। अब देखें बी नंबर पे ग्राफ फॉर स्लो कन्वर्जेंस। तो
ग्राफ बनाते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ shows that there is a convergence, यहाँ पर कन्वर्जेंस है बट इट इज़ ग्रेजुअल, लेकिन ये ग्रेजुअल है। तो इसको हम कहते हैं स्पाइडर वेब कन्वर्जेंस। स्पाइडर मतलब आराम आराम से करता है ना, तो इसलिए इसको हम कहते हैं दिस बिहेवियर इज कॉल्ड स्पाइडर वेब कन्वर्जेंस। इसीलिए इसको हम स्पाइडर वेब कन्वर्जेंस का नाम जो है वो देते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ये कन्वर्जेंस जो है वो होती है। तो मैं इधर आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ इसका, ये देखें। यहाँ पर हमारे पास जो है ये x है और ये y है। अब ये इधर से स्टार्ट हो रही है, ये जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक ये जा रहा है और इधर से ये स्ट्रेट लाइन जा रही है y ऑफ x के लिए। अब आप देखेंगे यहाँ से पहले आप इसको इसके साथ मिलाएं, ठीक है, इसके साथ मिलाएंगे तो इधर इसको इधर मिलाएं और ये जो ग्राफ जा रहा है इसको इसके साथ यहाँ पर यूँ मिला दें, ठीक है जी, ये इस तरफ आ जाएगा। अब उसके बाद एक और लाइन यहाँ से जाएगी, वो इधर जाएगी, इसको इसके साथ मिलाएं और इसको नीचे ले आए, इसको नीचे ले आएँ और नीचे लाने के बाद इधर से, अच्छा ये जो है ये भी नीचे आएगा, ये भी यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, इधर तक। अब ये जो लाइन आई है इसको भी आपने इधर से यूँ मिलाना है और इसके साथ इसको मिलाना है, ठीक है जी। और इस तरह सो ऑन इसके अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेप्स जो हैं वो बनते चले जाएंगे। जैसे आप यहाँ से इसको मिलाएं इधर, इसको ले आए नीचे इधर और फिर इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा x नॉट, ये y ऑफ फाई ऑफ x की लाइन है, ठीक है। यहाँ पर ये ओरिजिन है, तो इधर ये वाला पॉइंट जो पहला है ये x1 है, फिर उसके बाद ये दूसरा आया x2 है, फिर ये वाला पॉइंट आया ये x3 है और इसके साथ अंदर बनते जाएं तो मिडल के ऊपर ये जो पॉइंट है ये अल्फ़ा है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये x2 है और ये x4 है और आप देखें ये आराम 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 से ये जो है इस रूट की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको हम कहते हैं स्लो कन्वर्जेंस। उसके बाद सी नंबर पे हम देखते हैं डाइवर्जेंट बिहेवियर। तो अब मैं ग्राफ बनाता हूँ। द फॉलोइंग ग्राफ shows
that there is no convergence, कि यहाँ पर कोई कन्वर्जेंस नहीं हो रही एट ईच इटरेशन, हर इटरेशन के ऊपर। तो द अप्रॉक्सीमेट रूट, तो जो आपका अप्रॉक्सीमेट रूट है इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द ट्रू अल्फ़ा, और ये ट्रू रूट जो अल्फ़ा है उससे अवे जो है वो ये जा रहा है जो आपका रूट है। ठीक है, तो इसको अगर मैं बनाऊं तो इस ग्राफ को तो यहाँ पर ही बना देता हूँ। आप देखिए इसमें भी वैसे ही आपको x और y के दरमियान में ग्राफ बनेगा। ये सीधी लाइन जा रही है y इज़ इक्वल टू x की। अब ये हमारे पास यहाँ से एक ये कर्व जा रहा है यूँ करके। अब इधर से एक लाइन आप लेके आए ये, फिर इधर से एक लाइन लेके आए ये, और एक लाइन लेके आए ये, और ये एक ले लेंगे। ये अल्फ़ा हो गया, ये x0 हो गया, ये x1 हो गया, और ये x2 हो गया। ठीक है जी, इधर से इधर तक और इधर तक। अब यहाँ से ये यहाँ तक जा रहा है, इधर से ये इधर तक जा रहा है, और अगर मैं यहाँ से भी एक करूँ इधर से इधर तक करूँ, इसको बल्कि कह दें ये x2 है, ये x1 है, ये x0 है, इसको कहते हैं ये x3 है, ये x2 है, ये x1 है, x0 है, और ये अल्फ़ा है। तो इधर भी इसको इसके साथ मिला दो। ठीक है जी, तो ये डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्ज कर रहा है, ये रूट के अबाउट जो है वो नहीं जा रहा है। अच्छा, अब उसके बाद जो है जो लोकलाइजेशन है ऑफ रूट्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रूट्स जो है, लोकलाइजेशन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रूट्स। अब जो आपके पास चॉइस है ऑफ द इनिशियल गैस मे लीड टू बी ए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सिचुएशन, वो आपको लीड करती है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट सिचुएशन के लिए। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और फॉल्स रूल टू सेलेक्ट ए सूटेबल इनिशियल गैस। तो यहाँ पर कोई ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास इनिशियल सूटेबल गैस है। तो इफ़ इट इज़ गिवन इन द प्रॉब्लम सम आइडिया अबाउट स्टार्टिंग वैल्यू इज़ नेसेसरी, तो ये ज़रूरी है कि हमने स्टार्टिंग वैल्यू में कोई वैल्यू लेनी है। तो इनिशियल गैस में बी फाउंड बाय यूजिंग कॉन्टेस्ट इन विच द प्रॉब्लम फर्स्ट अरोज। तो इनिशियल गैस हम उस प्रॉब्लम को देखते हुए लेते हैं। तो यूज़ ऑफ ग्राफिकल मेथड जो है कैन बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस। तो जो वो ग्राफिकल मेथड है वो हम इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं एफ ऑफ एक्स के लिए,
we roughly draw graph for of f of x, हम f of x का ड्रा ग्राफ कहते हैं, and see how many, और ये देखते हैं कि कितने रूट्स द इक्वेशन हैज़, कि इक्वेशन के पास कितने रूट्स हैं। तो ये रूट्स जो होते हैं उनको रीड ऑफ किया जाता है। दीज रूट्स कैन देन बी रीड ऑफ, इनको रीड ऑफ किया जाता है एंड यूज्ड एज इनिशियल, उसको हम यूज़ करते हैं एज एन इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट हैंड। तो पहले हम ग्राफ करते हैं एफ ऑफ एक्स का, फिर देखते हैं कि कितने रूट्स हैं इस इक्वेशन के, और फिर उसकी मदद से जो अप्रॉक्सीमेशंस हैं उनको देखते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि वो प्रॉब्लम जो है वो क्या अप्रॉक्सीमेशन जो है वो आपको दे रहा है। ठीक है जी, तो अभी मैंने जो है वो आपको कन्वर्जेंस के बारे में बताया है। अब हम ग्राफ हमने प्लॉट करके देखे हैं कन्वर्जेंस के। फिर हमने थ्योरेटिकल स्टडी देखनी है और एक्सेलरेशन देखना है कन्वर्जेंस का। उसके बाद फिर हम आएंगे न्यूटन रॉप्सन मेथड के ऊपर, यानी कि अभी कन्वर्जेंस जो है वो जारी है। तो इसमें हम कन्वर्जेंस, अभी तो मैंने ग्राफिकली आपको बताया है, अब जो है वो कन्वर्जेंस किस तरह अराइज होती है, इसको थ्योरेटिकली हम किस तरह डील करते हैं, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम इसको स्टडी करेंगे। अभी ये कन्वर्जेंस कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि इटरेशन मेथड अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आगे हमने न्यूटन रॉप्सन मेथड भी पढ़ना है, तो मैं यहाँ पर अभी लेक्चर जो है फ़िलहाल इसको रोक रहा हूँ। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो नेक्स्ट चीज़ें जो है उनको स्टडी जो है करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।